कल जो था SO2 गैस तक हम लोग लास्ट पहुंचे थे। SO2 गैस, तो SO2 गैस में ये SO2 गैस है। तो इसमें एक क्वेश्चन मैंने कहा था आपको, एक था जो रिड्यूसिंग जो ब्लीचिंग एक्शन होता है इसका, ब्लीचिंग एक्शन में ये आपका क्या होता है, ब्लीचिंग एक्शन इसका टेम्परेरी होता है। जो SO2 होता है वो टेम्परेरी ब्लीचिंग एक्शन को शो करता है। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था कि जो SO2 होता है ये लिक्विड स्टेट में यानी कि मॉइस्चर में ये क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से क्या होता है कि जब भी इसने नेसेंट हाइड्रोजन यूज होता है, और नेसेंट हाइड्रोजन क्या करता है, जो कलर्ड चीज होती है इस कलर्ड को चेंज कर देता है कलरलेस में, बिकॉज ऑफ इट्स रिड्यूसिंग नेचर। लेकिन जैसे हम इस कलरलेस चीज को क्या करते हैं, मार्केट में लाते हैं यानी एक्सपोज करते हैं इन एयर, एक्सपोज इन एयर, तो जैसे ये एयर में आता है तो ये क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन होने की वजह से फिर वो क्या करता है, रिगेन कर लेता है, रिगेन इट्स कलर। इसीलिए ये टेम्परेरी ब्लीचिंग एक्शन को शो करता है SO2, बिकॉज ऑफ इट्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर। इसके अलावा इसमें SO2 होता है जो इसमें रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, ये इधर से इधर चला जाएगा। तो ये सिंगल बॉन्ड में 3 लोन पेयर, डबल बॉन्ड में 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से जो S और O के बीच का बॉन्ड है, जो दोनों के दोनों ये बॉन्ड होते हैं, तो दोनों की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो दोनों की क्या होती है, सेम होती है। जो बॉन्ड लेंथ होती है SO की वो दोनों जगह क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो जो सेम होती है उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है रेजोनेंस होना, रेजोनेंस। जो रेजोनेंस है उसकी वजह से S और O के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम होती है। एक और चीज है कि जो SO2 होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो ये रिड्यूस करेगा, जैसे Fe का कोई भी कंपाउंड हो गया Fe3+, उसे चेंज कर देगा Fe2+ में, यानी उसने ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर दी, यानी दूसरे का रिडक्शन कर दिया। तो यहाँ पे SO2 रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ऐसी KMnO4 अगर हम इसमें यूज करते हैं तो KMnO4 को ये रिड्यूस कर देता है और ये बना देता है Mn2+। जो KMnO4 है, तो जो MnO4- इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी 7, और इसको रिड्यूस करके कर देगा 2+। तो +7 से +2 का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, तो इसका रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि अगर हमने क्या किया, इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट डालेंगे, या फिर हम SO2 गैस को चेक कैसे करेंगे, हाउ कैन ये डिटेक्ट। जैसे कोई गैस निकल रही है, अब मुझे पता करना है कि ये SO2 गैस है या नहीं है, तो हाउ कैन वी डिटेक्ट, इसको पता कैसे चलेगा कि ये SO2 ही गैस है? बता सकते हो कोई, SO2 गैस को हम चेक कैसे करेंगे? चलो मैं बता देता हूं आपको, SO2 गैस को चेक कैसे करेंगे। जो KMnO4 होता है, नहीं, जो SO2 गैस होती है इसको अगर आप क्या करते हो, KMnO4 में डालते हो। KMnO4 आपको पता है ये पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर KMnO4 आपने टाइट्रेशन में देखा होगा। तो जैसे ही आप इसमें SO2 गैस पास आउट कराओगे, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका रिडक्शन हो जाता है, ये बन जाता है Mn2+। तो ये जो पर्पल कलर है इससे ये कलरलेस हो जाता है, कलरलेस। ठीक है, क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा।
एसिडिफाइड यानी कि एसिड की प्रेजेंस में अगर आपने H+ भी मिला दिया उसमें H2SO4 कर दिया, तो ये जो KMnO4 होता है ये किस में चेंज हो जाता है, कलर से कलरलेस हो जाता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये SO2 गैस है। ठीक है, तो SO2 गैस का पता हमें ऐसे चलता है इसमें कि वो अगर उसमें हम KMnO4 डालेंगे एसिडिफाइड यानी एसिड की प्रेजेंस में, तो वो जो SO2 गैस होता है वो KMnO4 को Mn2+ में चेंज करेगा और ये कलरलेस हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि ये गैस है जो SO2 गैस है। एक रीजन और होता है SO2 का, लेकिन वो CO2 भी देता है कि जैसे आप इसे लाइम वाटर में डालोगे तो लाइम वाटर में डालने पे क्या होता है, मिल्की कलर का हो जाता है, ये मिल्की कलर हो जाता है। और अगर हम इसको ज्यादा अमाउंट में डालेंगे तो फिर ये क्या होता है, जो मिल्की कलर है उससे कलरलेस हो जाता है। तो यही CO2 गैस के साथ होता है और यही SO2 गैस के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, तो इससे हम लोग पता नहीं लगा पाते। ये है लाइम वाटर। तो जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर टेस्ट, वो SO2 गैस भी वही देती है और CO2 गैस भी वही देती है। तो यहाँ से हमें पता नहीं चलता है, लेकिन KMnO4 से हमें पता चल जाता है। तो KMnO4 के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये गैस SO2 गैस है या नहीं है। ठीक है, तो ये इसके सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। और एक है कि जो SO2 गैस अगर Cl2 के साथ रिएक्शन करेगी तो ये बना देती है SO2Cl2। ठीक है, ये है सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2। SO2 plus Cl2 gives SO2Cl2। तो इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में यह है कि व्हाट हैपेंस व्हेन SO2 इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe3+। अगर ये Fe3+ से पास आउट होगी SO2 गैस, तो अभी मैंने आपको कहा था ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये जो Fe3+ से रिड्यूस कर देगी Fe2+ में, जैसे रिएक्शन आपको दिख रही है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये Fe3+ वाला सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा यानी रिड्यूस हो जाएगा Fe2+ वाले सॉल्यूशन में, ये सॉल्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7.2 है कि आपको बताना है S और O के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है। तो हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है वो शॉर्ट होता है, सिंगल बॉन्ड होता है जो वो ज्यादा होता है बॉन्ड लेंथ में। लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, जो S के दोनों बॉन्ड होते हैं ये दोनों बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ये जो दोनों के दोनों बॉन्ड होते हैं SO और S डबल बॉन्ड O, ये दोनों के दोनों बॉन्ड लेंथ सेम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड। तो अभी हमने कहा आपको कि जैसे इसमें एसिडिफाइड KMnO4 को अगर हम पास आउट करते हैं, इसका कलर आपको पता है पर्पल कलर होता है। तो जैसे हम इसमें SO2 गैस पास आउट करेंगे, ये जो पर्पल कलर है इसका कलरलेस हो जाता है यानी कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हम SO2 गैस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका SO2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट आता है ये आपका, अब है ऑक्साइड वाला क्वेश्चन। ऑक्साइड वाला क्वेश्चन भी है इसमें, ऑक्साइड वाला पूछ लेता आपसे कि देखो, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है आपसे, वो पूछेगा H2SO5, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 से ज्यादा कभी नहीं होती है। लेकिन जब आप यहाँ पे करोगे H2SO5 में, तो हाइड्रोजन की होती 1, सल्फर को X मान लो, और ऑक्सीजन होता है -2 = 0। तो ये हो जाएगा X - 8 = 0। तो X = 8, जबकि 8 होती नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 8 आ जाएगा। तो जब 8 आता है इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पर ऑक्साइड होता है, इसमें पर ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर 6 ही होगा। X आपको कैलकुलेशन में आएगी लेकिन इसका आंसर 6 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन में था एक बार कि H2SO5 का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो इसमें जो सल्फर होता है, सल्फर क्योंकि मैक्सिमम 6 होता है, तो 6 से ज्यादा नहीं होता है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ध्यान रखना है। ठीक,
बाकी का जो स्ट्रक्चर वो बनता कैसे, देखो H2SO3 इसमें कैसे बनेगा, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो सल्फर होगा इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, फिक्स है, 3 ऑक्सीजन है इसमें, तो तीनों डबल बॉन्ड बना दो पहले। अब इसमें 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि H2SO3 है, तो 2 हाइड्रोजन का मतलब एक बॉन्ड को हटाओ, हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक बॉन्ड को यहां से हटाओ, हाइड्रोजन इधर लगा दो, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर ये आ गया H2SO4, H2SO4, तो अभी मैंने आपको बताया इस केस में क्या होगा, सल्फर के साथ चारों के चारों डबल बॉन्ड बना दो पहले, तो ये सब डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इसमें 2 H हैं, तो कहीं से भी एक बॉन्ड हटाओ, हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक बॉन्ड यहां से हटाओ, हाइड्रोजन इधर लगा दो, तो ये बन जाएगा आपका H2SO4 का स्ट्रक्चर। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर ये पूछ लिया आपको H2S2O8, H2S2O8, तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सल्फर का वो ज्यादा होगा 6 से, तो जहां पे भी ज्यादा होगा 6 से उसका मतलब हो गया परऑक्साइड वहां पे प्रेजेंट है, और परऑक्साइड होगा तो उस केस में एक परऑक्साइड जरूर बनता है, तो यहाँ पे ये परऑक्साइड बनता है, ओ ओ बॉन्ड को हम परऑक्साइड बॉन्ड बोल देते हैं। तो 2 ऑक्सीजन ये चले गए, आपके पास टोटल 8 ऑक्सीजन है, तो बाकी जो 6 है वो इन दोनों में बांट दो आप, 1 2 3, और ऐसे यहाँ पे भी, एक मिनट हटा देता हूँ पहले मैं, जैसे ये हो गया SOOS, इसके बाद फिर कितने ऑक्सीजन बढ़ गए आपके पास, 6 ऑक्सीजन, तो दोनों में 3 3 ऑक्सीजन बांट दो बस, 1 2 3, और ये 1 2 3। लेकिन मैंने कहा अभी H2 2 H है, तो एक H इसके साथ किसी इसको हटाओ, यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, एक H यहाँ से हटाओ यहाँ लगा दो, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, H2S2O8 का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इसका स्ट्रक्चर बनाते समय, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो इसमें ये देखो SOO बॉन्ड है, तो कई बार वो पूछता है कि SOO बॉन्ड किसके पास है, तो ये आपका किसके पास, H2S2O8 के पास, इसे कहते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ऑक्साइड से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है वो। और एक ये है ओलियम, H2S2O7, अब यहाँ पे 7 हो गए, तो 7 का मतलब एक S के और दूसरे S के बीच में एक ऑक्सीजन होगा, तो ये भी पूछता हो, या तो ये पूछेगा SOOS बॉन्ड किसके पास है, या पूछेगा SOS बॉन्ड किसके पास होगा, और ये 4 ऑप्शन दे देता है वो। तो ध्यान रखना SOS होता है H2S2O7 के पास, बाकी इसमें 6 O बच गए, तो 3 इसके पास लग जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे भी 3 लग जाएंगे। अब इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों में 1 1 हाइड्रोजन वो कर दो, तो हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, तो डबल बॉन्ड के हटा के सिंगल बॉन्ड कर देना है, तो ये बन जाएगा आपके पास ओलियम का, यानी H2S2O7, इसे कहते हैं ओलियम, या फिर पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये आपका हो गया क्या, ऑक्सो एसिड वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑक्सो एसिड वाले क्वेश्चन भी एक आध क्वेश्चन जो पूछता है वो इसी स्ट्रक्चर से पूछ लेता है कि किसमें SOS बॉन्ड है, किसमें SS डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया आपका ऑक्सो एसिड। अब लास्ट इसमें आता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसका यहाँ पे जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसके लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं वो आता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, आपने सल्फर और ऑक्सीजन को कंबाइन किया, SO2 बन जाता है, या फिर वो कहता है कि FeS2 से भी आप कर सकते हो, ये है आपका आयरन पायराइड्स को आप हीटिंग करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो भी SO2 गैस बन जाती है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो जाता है जिसमें SO2 गैस प्रोड्यूस होगी। इसका सेकंड स्टेप मेन होता है, सेकंड में SO2 प्लस O2 करते हैं हम, तो ये बन जाता है SO3। इसमें जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो होता है H2O5। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि H2SO4 किस कंडीशन में ज्यादा बनेगा, H2SO4,
तो उसके लिए यही वाली जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन ही रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और फिर इसका लास्ट स्टेप आता है, थर्ड स्टेप, जब आपने SO3 बना लिया तो आप इसमें फिर H2SO4 मिला देते हैं, तो ये बन जाता है ओलियम H2S2O7, और आप इसी को स्टोर करके रखते हो। तो जिस समय भी आपको H2SO4 बनाना होगा, तो अगर आपको कंसंट्रेट बनाना है तो लेस अमाउंट में वाटर होगा और ये बन जाएगा H2SO4, और अगर आपको डाइल्यूट बनाना है तो ज्यादा अमाउंट वाटर मिक्सअप करना पड़ेगा, तो डाइल्यूट बन जाएगा। तो ठीक है, जो मेन हम स्टोर करते हैं वो करते हैं ओलियम के फॉर्म में, और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट और डाइल्यूट H2SO4 को बनाते हैं। तो इसमें जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो मेन क्वेश्चन इसमें आता है वो यही आता है कि किस कंडीशन में H2SO4 ज्यादा बनता है। तो उसके लिए हम ये वाले रिएक्शन को देखते हैं, SO2 + O2 गिव्स SO3, इसको बैलेंस करना है आपने, तो यहाँ पे 2 ले आओ, तो सल्फर के 2 हो गए, 2 2 जा 4 + 2 6, 3 2 जा 6, बैलेंस हो गया। अब इसमें वो कहता है कि टेम्परेचर क्या होगा और प्रेशर क्या होगा और कैटलिस्ट हम कौन सा यूज करते हैं, 3 चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है क्योंकि इसमें डेल एच नेगेटिव होता है, ये लिखा भी है डेल एच -196.6, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमें टेम्परेचर लो देना पड़ेगा, तो लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा अगर हमें H2SO4 को ज्यादा बनाना है। तो दूसरा प्रेशर, प्रेशर के लिए हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2 + 1 3, जबकि प्रोडक्ट साइड में 2, यानी नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो जब डिक्रीज होते हैं तो इसका मतलब हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। जब ज्यादा प्रेशर दोगे, जैसे 3 मोल्स है और इसको हमने 2 मोल्स में चेंज करना है, तो मुझे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो कम मोल्स में चेंज हो पाए। तो 3 से 2 में आएगा, यानी हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। और कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। तो ये 3 कंडीशन मेन है, और ये 3 कंडीशन की वजह से क्या होता है, जो 3 कंडीशन है इसकी वजह से जो आपका H2SO4 है वो ज्यादा बनता है। ठीक है, जो H2SO4 है वो किसकी वजह से ज्यादा बनेगा, इन तीनों कंडीशन की वजह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, जो सबसे ज्यादा इसमें से पूछा हुआ है। और ये इसका डायग्राम है, डायग्राम में सबसे पहला जो चैम्बर होता है, इस चैम्बर में हम क्या करते हैं, सल्फर यहाँ पे रखा हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ से पास करते हैं, एयर का मतलब ऑक्सीजन गैस है, तो ये दोनों मिल जाते हैं और ये बना देते हैं SO2। तो इस चैम्बर में आपका SO2 बन जाती है। फिर ये जब हम पास करते हैं तो ये डस्ट प्रेसिपिटेटर है, ये जो भी डस्ट होगा वो यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे डस्ट फ्री होके हम ये गैस इधर से जाती है। इस चैम्बर में से कहते हैं वॉशिंग एंड कूलिंग टावर। वॉशिंग का मतलब वॉश करना, तो हम वाटर से यहाँ पे स्प्रे करते हैं। तो जैसे ही वाटर से स्प्रे करेंगे क्या होगा, जितनी भी इम्प्योरिटी है जो वाटर में सॉल्युबल होती है वो इसके थ्रू यहाँ से नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे अब क्योंकि गैस है, गैस तो यहाँ से निकलेगी बाहर और इम्प्योरिटी वाटर के साथ सॉल्युबल होकर नीचे आ जाएगी। लेकिन जो आपके पास अब गैस आई थी, क्योंकि वाटर के कांटेक्ट में आने से वो क्या हो गई थी, वेट हो गई थी। अब वेट गैस को ड्राई करने के लिए हम क्या डालते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हैं। यहाँ पे ये ड्राई एजेंट का काम करता है, ड्राइंग एजेंट का, इसे ड्राई करता है गैस को। तो जब हम इसको डालेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 को स्प्रे करेंगे तो ये इसको ड्राई कर देता है गैस को। ठीक है, और यहाँ पे आपको ड्राई SO2 गैस मिलेगी, और ऑक्सीजन तो आप पास करोगे तो O2 गैस यहाँ से निकलती जाएगी। ये आर्सेनिक प्यूरिफायर होता है, जिलेटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, जिसमें आर्सेनिक वगैरह कोई भी अगर ऐसी इंप्योरिटी है तो यहीं पे रुक जाएगी। इसके बाद प्री हीटर लगा होता है, हीटिंग हमें इसके लिए करना होता है कैटालिटिक चैम्बर के लिए, तो हम यहाँ पे हीटिंग लगा देते हैं ताकि ये जो हीट है वो इस चैम्बर में पहुंच जाती है। अब इस चैम्बर में कौन कौन सी गैस आएगी, SO2 + O2। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हमें यहाँ पे रखा होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। तो ये क्या करता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड SO2 और O2 को चेंज कर देता है SO3 गैस। तो अब इस चैम्बर में यहां से जब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो ये SO2 और O2 गैस आ रही थी, वो इस चैम्बर में बन आके क्या बन जाती है, SO3 गैस बन जाती है। फिर SO3 गैस में आने के बाद हम फिर दोबारा इसे
कंसंट्रेट H2SO4 से स्प्रे कराते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये SO3 है और ये H2SO4 से अगर हम स्प्रे कराते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है ओलियम। ये ओलियम है, जो ये ओलियम को यहाँ पे हम कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से निकाल के। अब ओलियम को कलेक्ट करने के बाद इसको इसके अकॉर्डिंग अगर हम कंसंट्रेट बनाना होगा तो लेस अमाउंट ऑफ वाटर मिलाएंगे, तो कंसंट्रेट H2SO4 होता है। और अगर हमें डाइल्यूट बनाना होगा तो हम ज्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं, तो ये बनता है डाइल्यूट H2SO4। तो इसके अकॉर्डिंग हम डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कई बार वो छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो H2SO4 के मैन्युफैक्चर के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो उस मेथड का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक फिनिश होता है। अब इसमें ये कैसा लिक्विड होता है, तो ये कलरलेस होता है, डेंस होता है, ऑयली लिक्विड टाइप का होता है। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, फ्रीजिंग पॉइंट है 283 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट है 861 केल्विन। वाटर में सॉल्युबल होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि एसिड का काम करता है, तो ये डाई बेसिक होता है। अब डाई बेसिक का मतलब क्या हुआ, डाई बेसिक का मतलब होता है 2H+ आयन ये रिलीज कर सकता है। H2SO4 कैन रिलीज 2H+ आयन, इट मींस इट इज डाई बेसिक इन नेचर। तो पहले केस में ये होगा, पहला H निकलेगा बाहर, सेकंड केस में दूसरा Sp बाहर निकल जाता है। तो जो Ka1 होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जबकि Ka2 बहुत कम होता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसा क्यों होता है। ठीक है, 1 वाले केस में क्या होता है, हाइड्रोजन निकलेगा तो ये हाइड्रोजन इजिली निकल जाता है H+, तो इसीलिए इसकी जो एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट होती है वो बहुत ज्यादा, यानी बहुत जल्दी H+ निकल जाता है। सेकंड केस में क्या, ये माइनस चार्ज है, अब इसमें से दोबारा आप H को निकालोगे तो उसको H+ को निकालना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही नेगेटिव चार्ज का उपाय है, इसीलिए इससे H निकालना मुश्किल होता है। तो सेकंड वाला की वैल्यू बहुत कम होती है और फर्स्ट वाले की ज्यादा होती है। लेकिन ये रिएक्शन क्यों हो जाती है, क्योंकि जब आप ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल में इसकी वैल्यू जो K की होती है वो ज्यादा होती है दोनों को सम करके, इसीलिए दोनों के दोनों H इससे निकल सकते हैं। बाकी का अगर आप किसी भी H एक्सिस को करते हो, जैसे MX का मतलब जैसे NaCl से अगर आपने रिएक्शन कर दी प्लस H2SO4 तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा, यहाँ से बन जाएगा HCl और ये NaSO4 के साथ रिएक्शन करके बना देगा Na2SO4। ठीक है, तो ये कोई भी NaCl या मेटल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन देता है। एक और ये आता है क्वेश्चन कि जैसे आप इसे C12S22O11 यानी केन शुगर में डालते हो तो जल जाता हो केन शुगर में, क्यों। ठीक है, उसमें ये होती है चारिंग टाइप की, क्योंकि ये तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, H2SO4 क्या करता है, वाटर निकालेगा, तो जो कार्बन होता है ये कैसा चार कार्बन टाइप का हो जाता है, यानी बिल्कुल ब्लैक हो जाता है जैसे जल की कोई चीज होती है। ठीक है, और इसका वाटर ये क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो जब भी कोई केन शुगर होगा या सुक्रोज होगा, जैसे आप उसे H2SO4 में डालोगे तो आपको 4 कार्बन मिलता है ना, बहुत ब्लैक होता है जैसे कोई चीज जल गई होगी। ठीक है, तो ये भी आ सकता है कि जब आप H2SO4 को डालोगे तो क्या होगा कार्बोहाइड्रेट में, तो सीधी सी बात है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, इसे कहते हैं 4 कार्बन। इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये कार्बन को मेटल में से कॉपर हो गया या सल्फर हो गया या कार्बन हो गया, इसे क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है इजिली। ठीक है, तो Cu को ऑक्सीडाइज करके बना देगा CuSO4, सल्फर को ऑक्सीडाइज करके बना देगा SO2, कार्बन को ऑक्सीडाइज करके बना देगा SO2, यानी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो सब में ऑक्सीजन ऐड हो सकता है, तो इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, तो ये H2SO4 का ये पोर्शन भी आपका फिनिश होता है, यानी जो 16 ग्रुप है ये आपका फिनिश हो गया। तो 16 ग्रुप में आपको कोई क्वेश्चन, अब ये देखो एक क्वेश्चन इसने पूछा हुआ है इसमें
कि जब कंसंट्रेटेड H2SO4 को डालेंगे हम किसमें, कैल्शियम फ्लोराइड में, तो क्या होगा, तो कैल्शियम फ्लोराइड क्या होता है, CaF2 होता है, H2SO4 होता है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो कैल्शियम का प्लस चार्ज, इसका माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, तो प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, ये प्लस जाएगा माइनस के पास, तो ये बना देता है HF और CaSO4 के साथ मिक्स होकर बना देगा CaSO4। तो ये ध्यान रखना आपको कि जब इस टाइप के कंपाउंड होंगे तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फॉलो करे। सेकेंड है, इसमें अगर SO3 गैस को पास करेंगे वाटर में तो क्या होगा, जैसे SO3 को वाटर में करेंगे तो ये बन जाता है H2SO4। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा एसिड रेन में, कि जो गैस होती है वो इस फॉर्म में होती है एटमॉस्फेयर में, जैसे उसमें वाटर अटैच होता है तो वाटर इस गैस के साथ कंबाइंड होकर एसिड बना देती है और वहीं से आपको एसिड रेन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है देखो, 3 एरियाज टू विच H2SO4 प्ले इंपॉर्टेंट रोल, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और लैब का रिएजेंट में यूज होता है इसका। इसके अलावा कंडीशन टू मैक्सिमाइज यील्ड ऑफ H2SO4 बाय कांटेक्ट प्रोसेस, किस कंडीशन में ज्यादा H2SO4 फॉर्म होगा, कांटेक्ट प्रोसेस से। तो ध्यान रखना अभी हमने जो डिस्कस किया था वही वाला फॉर्मूला, वही वाली चीजें यूज होती है। ठीक है, आपको H2SO4 देगा, लेकिन आपने क्या देखना है, ये वाला इस रिएक्शन से डिसाइड होता है कि H2SO4 कितना बनेगा। तो यहाँ पे देखो इसको बैलेंस करना है। फिर हमने कहा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो लो होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए हाई क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, और कैटलिस्ट का यूज होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है जिस कंडीशन में H2SO4 ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो जो H2SO4 को डिसाइड करने का मेन रिएक्शन होती है वो ये वाली रिएक्शन एज्यूम करी होती है। ठीक, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको कहा कि जो Ka2 की वैल्यू होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि Ka1 के कंपैरिजन इन वाटर। अभी मैंने आपको कहा था कि Ka1 का मतलब जो H2SO4 है ये बहुत जल्दी अपने H+ को रिलीज कर देगी। ठीक है, इसीलिए इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, और Ka2 की वैल्यू ज्यादा होती है, तो इसका मतलब यही हुआ कि जब ये SO4 माइनस चार्ज है और आप इससे फिर H+ को निकालोगे तो इससे H+ को निकालना बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इसकी वैल्यू को ज्यादा कर दिया है, बहुत ज्यादा आपको टेम्परेचर वगैरह देना पड़ेगा तब जाके H+ यहाँ से रिलीज होता है। तो पहले स्टेप में इजिली रिलीज हो जाता है क्योंकि न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल से H+ को निकालना आसान है। लेकिन अब ये माइनस चार्ज होगा तो माइनस चार्ज से H+ को निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम ओवरऑल की बात करते हैं तो ओवरऑल में जो एनर्जी होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि हीट निकल रही होती है, इसीलिए दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछ सकता है। तो ये 16 ग्रुप आपका पूरा फिनिश होता है। इसमें से कोई प्रॉब्लम किसी को, इसमें से कोई क्वेश्चन, इसमें से देखो ऑक्साइड वाला पोर्शन आपने अच्छी तरह से करना है। ऑक्साइड वाले से क्वेश्चन आ जाता है, ऑक्सो एसिड से, सॉरी, एक ऑक्सो एसिड से H2SO4 से, H2SO4 में कांटेक्ट प्रोसेस को ज्यादा यूज करते हो। ठीक है, कांटेक्ट प्रोसेस हो गया H2SO4, और आपका क्या कहते हैं, ये फर्स्ट ये हो गया SO2 गैस वाली जो होती है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। ऑक्सीजन, ओजोन है, इससे बीच बीच से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ठीक, अब आते हैं हम लोग ग्रुप नंबर 17 में। ग्रुप नंबर 17 और 16 एक जैसे हैं लगभग, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। पहली चीज, कौन कौन से एलिमेंट इसमें यूज होंगे, तो इसमें है FCl, Bri और एस्टेटाइल। ये पहला है, इसके मेंबर के नेम ये है। इसमें से ध्यान रखना जो फर्स्ट के 2 होते हैं ये गैस होते हैं, और ब्रोमीन होता है ये लिक्विड होता है, और आयोडीन होता है ये सॉलिड होता है, और जो लास्ट वाला होता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव कहते हैं जो अपने आप ही क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है नेचर में साइमल्टेनियसली, तो उसे कहेंगे रेडियो एक्टिव कंपाउंड। ठीक है,
तो ये आपका हो गया 17 ग्रुप का। अब इसके बाद अक्रेंस में कौन कौन कहाँ पे मिलेगा आपको, तो इसके नाम याद कर लेना, क्योंकि कई बार वो फॉर्मूला पूछ लेता है। जैसे क्रायोलाइट, अगर आपको फ्लोरीन कहाँ पे मिलेगा, तो फ्लोरीन के लिए CaF2, तो इसका नाम है फ्लोरेस्फार, फ्लोरेस्फार। और एक है Na3Al F4, इसे कहते हैं क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। ठीक है, तो कई बार ऐसे फॉर्मूले पूछ लेता है आपसे। या फ्लोरोएपेटाइट है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस CaF2। तो ये फॉर्मूले वगैरह आपसे पूछ लेता है कई बार कि ये किस में होता है। जैसे ये कार्नेलाइट का फॉर्मूला है, कार्नेलाइट का फॉर्मूला पूछ लेगा आपसे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्नेलाइट, या किसे कहते हैं, कार्नेलाइट से आपको कौन सा कंपाउंड मिलता है। तो इसका है KCl MgCl2.6H2। तो इसमें Cl दिख रहा है आपको, तो यहाँ से कौन मिलेगा आपको, क्लोरीन मिलेगा। तो क्लोरीन के लिए हम क्या यूज करेंगे, कार्नेलाइट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप 17। ग्रुप 17 मेंबर को हम क्या बोलते हैं, तो इसका नाम होता है हेलोजन। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, यानी सॉल्ट प्रोड्यूसर। जितने भी सॉल्ट होते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं ये ग्रुप वाले, इसीलिए इसको कहते हैं सॉल्ट प्रोड्यूसर या हेलोजन। तो ये सारे वर्ड कहाँ से आए हैं, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। ठीक है, अब इसमें इसके प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं हम लोग। थोड़ा सा याद करना है क्योंकि लर्निंग पोर्शन, तो इसको ध्यान रखना, रिपीटिशन करते जाना, याद करते जाओगे तभी आएंगे। कौन कौन से एक्सेप्शनल केस हैं, देखो। सबसे पहले एटॉमिक नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, पहले 9 होता है एटॉमिक नंबर, फिर आपको क्या करना है 8, फिर 18, 18, 32 ऐसे ऐड करना है आपने। तो 9 + 8 हो गया 17, 17 + 18 हो गया 35, 35 + 18 53, 53 + 82 85। तो पहली चीज होगी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास तो जनरली क्वेश्चन में गिवन ही होगा, इसका 19 हो गया, इसका 35.5 होता है, इसका 80 ले लेते हैं हम, आयोडीन का 127 ले लेते हैं, और एस्टेटाइन होता है 210। तो ये इसका एटॉमिक मास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैंने आपको तरीका बता ही दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय आपने क्या ध्यान रखना है, नोबल गैस का। फिर कल बाहर आई 80, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हीना, नीना और करीना जैसी रानिया। उसके बाद फिर लास्ट में 2s2 2p5 आता है, तो यहाँ से 2 के बाद 1 ऐड कर दो, 3s2 3p5, फिर 1 ऐड कर दो 4s2 4p5, फिर 1 ऐड कर दो 5s2 5p5, फिर 1 ऐड कर दो 6s2 6p5, यानी लास्ट के सेम होते हैं। अब दिक्कत क्या है कि जब आप 4 लिखोगे तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 3d10 लिखना पड़ेगा बस। अगर 5 लिखते हो उससे पहले आपको 4d10 लिखना पड़ेगा। और जब 6 लिखोगे तो इसके आगे 2 आएंगे, एक 5d10 और 4f14, बस ये ध्यान रखना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका है इसका, हर एक के साथ ऐसे होगा पी ब्लॉक। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है साइज। तो साइज में भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता, कोवेलेंट साइज हो या एटॉमिक साइज हो एक ही बात है। तो जो साइज होगा टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है तो इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, नो एक्सेप्शनल केस इन केस ऑफ साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज हो या आयनिक साइज होगा, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता। बस एक एक्सेप्शनल केस होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रो एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक एक्सेप्शनल केस है। और वो एक्सेप्शनल केस क्या होता है कि जो क्लोरीन होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है फ्लोरीन से, बस, बाकी और कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा, इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी होती है, इसमें भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, हाइड्रेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। ठीक है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, यानी जितना छोटा साइज उतना हाइड्रेशन एनर्जी, यानी वाटर में अगर आप इसको डालोगे तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो फ्लोरीन में ज्यादा होगी, आयोडीन में सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक
में केवल एक ही एक्सेप्शनल केस है, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, बस। बाकी में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये भी आपको बता दिया था कि जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या फिर बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसमें साइज का ही फैक्टर होता है। तो साइज कौन बड़ा है? आयोडीन, तो आयोडीन का ज्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, और फिर फ्लोरीन का। तो जितना साइज ज्यादा होगा उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, इसीलिए डायरेक्ट हम साइज देखेंगे बस। डेंसिटी का भी एक ही थीम है कि जो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो इसमें भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। डिस्टेंस में भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता। ठीक है, जब आप डिस्टेंस देखोगे तो टॉप टू बॉटम डिस्टेंस बढ़ेगा, तो वैसे ही फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन में टॉप टू बॉटम डिस्टेंस होगा, जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। तो इसमें भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। बस एकमात्र और एक्सेप्शनल केसेस में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में, ध्यान रखना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में एक और एक्सेप्शनल केस आता है बस। तो दो एक्सेप्शनल केस है, बाकी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। इसमें क्या होता है, होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। लेकिन जो ये है फ्लोरीन, इसका ये नंबर थर्ड पे चला जाता है, नंबर थर्ड पे चला जाएगा। ठीक है, अभी इसका रीजन मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता दूंगा। ये ऑर्डर हो जाता है, तो जो फ्लोरीन है वो तीसरे नंबर पे पहुंच जाता है। तो टाइम खत्म हो गया, आपको रिज्वाइन करना है फिर से सेम आईडी पे। तो किसको रिज्वाइन करो, फिर से सेम आईडी पे रिज्वाइन करना है। ठीक, सेम आईडी पे रिज्वाइन।